बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू व्यू नेक्स्ट एंड फाइनल टर्म का हमने जो सिलेबस है वो स्टार्ट किया हुआ। लेक्चर नंबर जो 1 था, हमारा थीम नंबर जो 7 था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम थीम नंबर 8 अपना स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास फाइनल टर्म सिलेबस का लेक्चर नंबर 2 होगा। तो जो चीज़ समझ नहीं आती नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लिया करें। ग्रुप्स में भी आप लोग ऑलरेडी ज्वाइन होंगे, तो जो चीज़ समझ नहीं आती वहाँ भी आप क्वेश्चनिंग किया करें, आप लोगों को इंशाल्लाह आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जो ये शॉर्ट नोट्स हैं सलील खान से आप ले सकती हैं। इनके शॉर्ट नोट्स के लास्ट के ऊपर मेरा नंबर भी प्रोवाइड किया गया है। आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए हो, आप लोग डायरेक्ट मुझसे आकर वो हेल्प ले सकते हैं। तो बगैर देरी के अब अपना स्टार्ट करते हैं थीम नंबर 8। थीम नंबर 8 की भी मैंने इसको येलो हाइलाइट नहीं किया, फिर आप लोग बोलेंगे कि मैम हाइलाइट कर दें। हाइलाइट नहीं करना, वो जस्ट मैंने ऐसे नॉर्मली किया हुआ था। जो थीम नंबर 7 है उसको हाइलाइट करना नहीं था। वैसे जो थीम नंबर 8 है इसको भी हाइलाइट मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही हैं। जस्ट आप लोगों ने इसको रिवाइज़ कर लेना है, आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स लाज़मी नहीं करने हैं, आप लोग मेरा लेक्चर सुनें, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएँगे, जाके पेपर दे के आएँ, वेल एंड गुड। और चलो स्टार्ट करते हैं। हम इसमें क्या पढ़ेंगे थीम नंबर 8 में? ग्लोबल बिजनेस कंपटीशन स्ट्रेटजीज एंड चैलेंजेस के बारे में हम देखेंगे क्या होता है। पहले तो इंट्रो कर लेते हैं ग्लोबल ट्रेड का। ग्लोबल ट्रेड होता क्या है? ग्लोबल ट्रेड का मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। मींस के दो कंट्रीज के दरमियान में चीज़ों का लेना और देना हमारे पास ग्लोबल ट्रेड कहलाता है। सिंपल अल्फाज में, जब पाकिस्तान किसी और कंट्री को कोई चीज़ देता है या वहाँ से कोई चीज़ खरीदता है ना, तो उसे ग्लोबल ट्रेड कहते हैं। मिसाल के तौर पर आगे हमारे पास क्या आता है, मिसाल के तौर पर हाँ, वही जो पाकिस्तान होता है ना, वो एक्सपोर्ट टेक्सटाइल करता है और राइस करता है। जो इम्पोर्ट्स करता है वो ऑयल एंड मशीनरी करता है। एक्सपोर्ट गुड जो होते हैं ना वो सोल्ड टू अदर कंट्रीज़। मीन्स के जो गुड्स जो होते हैं ना, हम बाहर के जो मुल्कों को जो बेचते हैं ना, मिसाल के तौर पर वहीं टेक्सटाइल और जो राइस हैं वो एक्सपोर्ट के अंदर आते हैं। मीन्स कि हम दूसरे मुल्कों को बेच रहे हैं अपने पाकिस्तान से। और इम्पोर्ट्स में क्या आ जाते हैं, जो गुड्स होते हैं ना वो बोर्ड करते हैं। मीन्स कि हम वो लेते हैं दूसरे कंट्रीज़ से अपने मुल्क के अंदर। मिसाल के तौर पर ऑयल मशीनरी वगैरह मीन्स कि वो इम्पोर्ट कर रहे हैं हम दूसरे मुल्क से अपने मुल्क के अंदर। तो ये हो जाती है। आगे हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल ट्रेड में ना, लाइक कि ग्लोबल ट्रेड का फ़ायदा ये है कि जो कंट्रीज़ होती हैं ना, उनकी अपनी जो स्पेशलाइज़ेशन होती है उन पे फ़ोकस रहती है। स्पेशलाइज़ेशन मीन्स कि जिस काम में ना कंट्री बेस्ट हो उसको स्पेशलाइज़ेशन कहते हैं। अब जिस काम पर वो उनको ज़्यादा फ़ोकस होगा, वही चीज़ें जो कंट्री होगी ना वो ग्लोबल ट्रेड के अंदर वो अपनी सेल करती रहेंगी, एक्सपोर्ट करती रहेंगी। पहला इसमें हमारे पास कहते हैं कस्टमर चॉइस। अब इसके ज़रिए से ना ग्लोबल ट्रेड के ज़रिए से जो कस्टमर की चॉइस होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती रहती है। और जो प्रोडक्शन के ऊपर कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम हो जाती है और जो यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ एंड कल्चर एक्सचेंज है, वो यहाँ पर अच्छे तरीके से होता रहता है। इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी हो जाती है। अब एग्ज़ाम्पल के साथ समझाती हूँ। पाकिस्तान के पास ना चीप लेबर है, इसलिए वो टेक्सटाइल बनाती हैं। और जो सऊदी अरब के पास है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ऑयल मौजूद है, इसलिए वो जो ऑयल है ना, वो एक्सपोर्ट करते रहते हैं। हम टेक्सटाइल एंड राइस जो होते हैं ना, वो एक्सपोर्ट करते हैं। और इम्पोर्ट क्या करते हैं, इम्पोर्ट ऑयल करते हैं और मशीनरी वगैरह करते हैं बाहर के ममालिक से, लाइक के सऊदी अरब वगैरह। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है थ्योरीज़ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब थ्योरीज़ ऑफ इंटरनेशनल के ट्रेड के अंदर ना, लाइक कंट्रीज़ ट्रेड क्यों करती हैं? इसलिए कि कुछ उनके ऊपर थ्योरीज़ होती हैं ना वो अप्लाई करी जाती हैं। पहला तो हमारे पास है मर्केंटाइलिज़्म, जो कि 16th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी 16वीं सदी से 18वीं सदी के दरमियान में था। अब ये क्या होता है, ये बहुत ही मीन्स की पुरानी थ्योरी है। इस थ्योरी के मुताबिक ना जो एक्सपोर्ट होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, इम्पोर्ट कम होती हैं, ताकि जो कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा से मीन के उनके पास जो उनका बजट हो ना काफ़ी ज़्यादा वो हाई हो सके और वो सिंपल अल्फाज़ में देखो तो अमीर हो सकें वो ज़्यादा। आगे हमारे पास है यहाँ पर जो ट्रेड सल्फ़र होता है ना उसका मतलब मीन्स के जो इम्पोर्ट्स होते हैं, जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो ज़्यादा हों बतौर निस्बत इम्पोर्ट्स के। आज के टाइम में ना जो ये थ्योरी ना वो काफ़ी ज़्यादा मीन्स कि आउटडेटेड हो गई है। लेकिन जो पहले गवर्नमेंट थी ना, वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर ना हाई जो टैरिफ्स है ना, जो टैक्स था वो लगा देती होती थी, जिसकी वज़ह से ना जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने में। आगे हमारे पास आ जाता है एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज इसमें आदम सिमित थे। आदम स्मिथ ने भी बताया था। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट जो एडवांटेज होता है वो होता क्या है। एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब है जो चीज़ कंट्री सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली वे में बनाती है, वही मीन्स कि वो बेच सकती है। मिसाल के तौर पर जो बांग्लादेश है वो टेक्सटाइल बनाता है, तो टेक्सटाइल अच्छे तरीके से बेच सकता है। और जो सऊदी अरब है उसके पास ऑयल काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिकदार में है, तो वो ऑयल बेच सकते हैं। अब आदम स्मिथ ये कहते हैं कि कंट्री को वही चीज़ बनानी चाहिए जिसमें वो बेस्ट हो, उनको काम अच्छे तरीके से आता हो। तो ये हमारे पास क्या होता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज हो जाता है, जो कि आदम स्मिथ ने बताया था। ये आप लोगों ने लाज़मी याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे हमें बात आता है कंपैरेटिव एडवांटेज डेविड रिकार्डो। अब इन्होंने क्या बोला था, ये थ्योरी ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपैरेटिव टू एडवांटेजेस का जो मतलब होता है ना, वो यहाँ पर ये बताया गया है, चाहे कंट्री ना हर चीज़ में वीक हो, फिर भी उसे ना जो लोएस्ट अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट है, वो वाली चीज़ें इनको बनाती रहनी चाहिए।
अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट का मतलब होता है ना, एक चीज़ है बनाने के लिए ना दूसरी चीज़ को छोड़ना, वो क्या कहलाती है? वो हमारे पास अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट कहलाती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान क्या होता है, पाकिस्तान राइस बनाना इलेक्ट्रॉनिक से मीन्स के बेहतर समझता है। इसलिए जो राइस है ना उन पे फ़ोकस करता है और वो जब एक्सपोर्ट करते हैं ना दूसरे ममालिक में, तो वो राइस को एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तानी तो वैसे हैं ही बिरयानी के शौकीन काफ़ी ज़्यादा, इसलिए पाकिस्तान राइस ही बेच सकता है। हेक्सचर ओलिन थ्योरी। अब हेक्सचर ओलिन थ्योरी ने क्या बताया था, जो ये थ्योरी है ना, ये रिसोर्सेज़ पर बेस्ड है। कंट्री वो चीज़ एक्सपोर्ट करती हैं जिसका रिसोर्स उनके पास ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के पास ना लेबर जो है काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए वो टेक्सटाइल बनाकर ईज़िली वो बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकती हैं। जो जर्मनी है उनके पास कैपिटल ज़्यादा होता है, इसलिए वो एक्सपोर्ट क्या करती हैं, वो मशीनरी एक्सपोर्ट करती हैं। तो ये लेबर रिच होना मीन्स के काफ़ी ज़्यादा मीन्स के मिकदार में हमारे पाकिस्तान के अंदर लेबर मौजूद है, जो कि ईज़िली ही मीन्स के इंटेंसिव गुड्स के अंदर वो टेक्सटाइल बना सकती हैं। और उनके पास दूसरे ममालिक के अंदर पैसा ज़्यादा होता है, इसलिए वो मशीनरी अपने पास बना लेती हैं और दूसरे ममालिक में बेचती रहती हैं। मिसाल के तौर पर वहीं पाकिस्तान टेक्सटाइल, जर्मनी मशीनरी दोबारा आ गया। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है पोर्टर्स डायमंड मॉडल, जिसको बताया था माइकल पोर्टर ने। अब ये क्या बताया था इन्होंने? इन्होंने बताया था इस मॉडल के मुताबिक ना जो कम्पेटिटिव एडवांटेज है, इन चीज़ों से बनाई जाती हैं मीन्स के फैक्टर कंडीशन, डिमांड कंडीशन, इंडस्ट्री रिवैल्यूरी। अब फैक्टर कंडीशन मीन्स कि जो स्किल्ड लेबर होते हैं, जो रिसोर्सेज़ होते हैं, फैक्टर कंडीशन वो होती हैं। डिमांड कंडीशन मीन्स कि जो लोकल कस्टमर्स की डिमांड होती है, उनके मुताबिक रखी जाती हैं। जो इंडस्ट्रीज़ रिवैल्यूरी होती हैं, वो कॉम्पिटिशन्स के ज़रिए से यहाँ पर सेट की जाती हैं। मिसाल के तौर पर जापान में ना, जापान का जो ऑटो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ के ना जो स्किल्ड वर्कर्स हैं और हाई लोकल डिमांड होती हैं और जो उनका कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए जो जापान है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मॉडर्न थ्योरी ग्रेविटी मॉडल। अब मॉडर्न थ्योरी ग्रेविटी मॉडल के अंदर क्या था? मॉडर्न थ्योरी ग्रेविटी मॉडल के अंदर था, यहाँ पर जो ट्रेड होता है ना, वो इंक्रीज़ होता है बिटवीन लार्ज इकोनॉमिक एंड नियर बाय कंट्रीज़, मीन्स कि जो करीब की कंट्रीज़ होती हैं ना, उनके साथ एक्सचेंज करने से ना, ट्रेड करने से मीन्स कि तिजारत करने से जो लार्ज इकोनॉमिक है, मीन्स की जो इकोनॉमिक है पाकिस्तान की किसी भी कंट्री की, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इंक्रीज़ कर जाती है। तो यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है यूरोपियन यूनियन की, यूरोपियन यूनियन की। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आता है बैरियर टू ग्लोबल ट्रेड। अब बैरियर टू ग्लोबल ट्रेड्स क्या होते हैं? मीन्स कि वो कौन-कौन सी रुकावटें हैं जो कि ग्लोबल ट्रेड्स के अंदर आई होती हैं। पहला तो हमारे पास है टैरिफ एंड क्वार्ट्स। बैरियर इसके अंदर टैरिफ एंड क्वार्ट्स के अंदर क्या होता है? टैरिफ मीन्स के टैक्स जो इम्पोर्ट्स पर लगाई जाती हैं, और क्वार्ट जो इम्पोर्ट की लिमिट हो, मीन्स कि इस लिमिट की हद तक आप लोग इम्पोर्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप लोग नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान लग्ज़री जो कार होती है उसके ऊपर ना हाई टैरिफ लगाते हैं, मीन्स कि उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो टैक्स लगा रहे हैं एक किस्म का। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ गवर्नमेंट के जो मनी होते हैं ना, वो लोकल बिज़नेस को देती हैं ताकि वो अपना बिज़नेस चला सके। मिसाल के तौर पर ये जैसे यूएस है, वो अपनी फार्मर्स को ना सब्सिडीज़ देता है, मीन्स कि अनफेयर कॉम्पिटिशन्स होती हैं उनके अंदर। आगे हमारे पास है टेक्निकल स्टैंडर्ड। टेक्निकल स्टैंडर्ड्स लाइक कि ये जो क्वालिटी होती है ना और जो सेफ्टी रूल्स होती हैं वो बताई जाती हैं। मिसाल के तौर पर यूरोप के टेक्सटाइल के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। पाकिस्तान एक्सपोर्टर्स को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कुछ भी चीज़ें यानी कि एक्सपोर्ट करने के लिए। आगे हमारे पास पॉलिटिकल बैरियर। पॉलिटिकल बैरियर में ना जो सैंक्शंस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मीन्स की जो ट्रेड है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं, जिसकी वजह से जो ट्रेड है वो मुश्किल यहाँ पर हो जाती है। आगे हमारे पास है कल्चर डिफरेंस। कल्चरल डिफरेंस मीन्स कि ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई सिंबल या कलर किसी कल्चर के अंदर ऑफेंसिव हो काफ़ी ज़्यादा, तो जो प्रोडक्ट हो उसी कलर के अंदर, तो वो फ़ेल हो सकता है। पाकिस्तान के लिए ये तो बहुत ज़्यादा मीन्स के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब करेंसी की जो डिवैल्यूएशन है, वो क्या होता है, वो रुपीज़ की जो वैल्यू होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा कम होना होता है यहाँ पर। और जो रियलाइज़ेशनल जो टेंशन होती है ना, वो क्या होता है, मीन्स कि इंडिया के साथ ट्रेड का जो इश्यू होता है वो करना। मीन्स के ट्रेड जो होते हैं वो बैन्स विद इंडिया, मीन्स के इंडिया के साथ कोई भी ट्रेड कर रहा होगा ना, यहाँ पर वो उस लाज़मी कोई ना कोई इश्यू क्रिएट होगा ही। जो उनका भी कलर होता है एक स्पेसिफिक, लाइक कि उनका जो भगवान का जो उन्होंने पहना होता है दुपट्टा जो भी होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं स्ट्रैटेजीज़ टू एनहांस ग्लोबल ट्रेड। अब स्ट्रैटेजीज़ क्या है हमारे पास ग्लोबल ट्रेड को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए? तो पहले तो इन प्रॉब्लम्स को ना सॉल्व करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। इनकी वजह से ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाया जा सकता है। पहला तो हमारे पास है ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रेड एग्रीमेंट मिसाल के तौर पर एफटीए, डब्ल्यूटीओ, एसएएफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, साउथ एशियन फ्री ट्रेड। अब ये क्या करते हैं, पाकिस्तान, चाइना एफटीए और जो टैरिफ है वो कम करती हैं। मीन्स कि यहाँ पर आप जस्ट इतना याद कर लीजिएगा,
ये जो यहाँ पर ना बताया गया है ना, ये इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसकी एब्रिविएशन कर लें, आपका हो जाएगा क्लियर। आगे हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिसाल के तौर पर सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है, वो क्या होता है? वो रोड्स मीन्स के जो पोर्ट्स बेटर बनाना, एक्सपोर्ट ईज़िली करना, ये जो काम है ना इन्होंने ये किया था ताकि जो वो है ना एक्सपोर्ट की जा सके रोड के ज़रिए से बाय रोड जो एक्सपोर्ट होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी तरीके से की जा सके। आगे हमारे पास है डिजिटल ट्रेड। डिजिटल ट्रेड ई-कॉमर्स का जो प्लेटफ़ॉर्म है ना अलीबाबा, दराज़, तो ये क्या होता है ये एससीएमएस के ज़रिए से ना जो भी होता है ना वो ग्लोबल कस्टमर्स तक पहुँचा सकती हैं, जो भी उनको प्रोडक्ट होते हैं वो बाय कर रहे होते हैं। आगे हमारे पास है एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। एक्सपोर्ट इंसेंटिव मतलब कि जो गवर्नमेंट हेल्प करती है ना किसके अंदर ट्रेनिंग के अंदर टैक्स बेनिफिट्स के अंदर। मिसाल के तौर पर जी बताया गया ना टीडीएपी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो इसकी एग्जांपल है एक्सपोर्ट इंटेंसिव की मीन्स की जो गवर्नमेंट है वो ट्रेनिंग दे रही है, टैक्स बेनिफिट्स भी दे रही है तमाम लोगों को। अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ये पाकिस्तान की अथॉरिटी है। करेंसी स्टेबिलिटी स्टेबल एक्सचेंज रेट है जो कि फॉरेन इन्वेस्टर को ट्रस्ट के ज़रिए से फ्राहम कर दिया जाता है। आगे हमारे पास है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एमएनसीएस। अब ये क्या होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी जो मल्टीपल कंट्रीज़ में काम करती हैं। मिसाल के तौर पर एप्पल, यूनिलीवर, नेस्ले वगैरह ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो कि मल्टी कंट्रीज़ के अंदर काम कर रही होती हैं। आगे हमारे पास है पॉजिटिव इफ़ेक्ट। पॉजिटिव इफ़ेक्ट लाइक जॉब क्रिएट होती हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती रहती हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास डेवलप है वो साथ-साथ में होता रहता है। मिसाल के तौर पर वहीं नेस्ले डेयरी फार्म्स इन पाकिस्तान। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? नेगेटिव हमारे पास इम्पैक्ट है प्रॉफ़िट वापस अपनी मीन्स की जो कंट्री होता है उसको भेजना होता है। प्रॉफ़िट मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है प्रॉफ़िट यहाँ पर रिपेटिशन होता है यहाँ पर हमारे पास, जो कि अपनी कंट्री को उन्होंने वापस यहाँ पर भेज देना होता है। रिपेटिशन का सिंपल अल्फ़ाज़ में यही मतलब है, जो प्रॉफ़िट उन्होंने गेन किया होता है ना, वो अपनी कंट्री को उन्होंने वापस भेजना होता है किसी भी चीज़ के अंदर जो भी उन्होंने प्रोडक्ट बना के भेज रहे होते हैं बेच रहे होते हैं। एनवायरमेंटल डैमेज लाइक के किसी भी तरह से एनवायरनमेंट डैमेज हो सकता है, कोई भी इकोनॉमिक है, कोई भी चीज़ वो बेचने जा रहे हैं, तो वो उनका सही नहीं मीन्स के चीज़ बिक रही है, तो वो एनवायरमेंटल डैमेज में आ जाता है। अगर बस लोकल बिज़नेस का भी नुकसान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जो गवर्नमेंट है ना, वो रेगुलेशन और जो जॉइंट वेंचर उनको प्रमोट करती रहते हैं ताकि कोई भी इनका नुकसान ना हो सके। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ग्लोबल कॉम्पिटिशन। तो इसका पहला पॉइंट हमारे पास है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास पहले आ जाता है एआई। एआई, ई-कॉमर्स, रिमोट वर्क वगैरह जो हमारे पास होते हैं मीन्स की जो एसएमएस होते हैं वो भी ग्लोबल बन सकते हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस होती है मिसाल के तौर पर कार्बन नेचुरल सप्लाई चेन्स वगैरह। आगे हमारे पास है ट्रेड वार्स। इको फ्रेंडली होती हैं और ग्रीन पार्टिसिपेट होती हैं। आगे मैं बात है रिलायंस सप्लाई चेन रिलायंस। तो ये क्या होते हैं जो ये कोविड नाइन आफ्टर क जो यहाँ पर डिपेंडेंसी थी कोविड के बाद की, तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिड्यूस कर दी गई थी। जिनसे कंपनीज़ चाइना से विक्टिम शिफ्ट हो रही थी ना ताकि रिस्क कम हो सके। आगे हमारे पास है ट्रेड वार्स। ट्रेड वार्स क्या होते हैं? ट्रेड वार्स मिसाल के तौर पर यूएसए, चाइना जो लगाते हैं ना, उनके ऊपर जो टैरिफ लगाते हैं, टैक्स वगैरह, वो ग्लोबल की जो ट्रेड है उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। आगे हमारे पास है कल्चरल कस्टमाइज़ेशन। कल्चर कस्टमाइज़ेशन में क्या रहता है जो ब्रांड है ना, वो अपना प्रोडक्ट लोकल कल्चर के मुताबिक बनाती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैकडॉनल्ड्स है, वो हलाल मेन्यू इन पाकिस्तान भी अपने पास रखता है ताकि वो अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट को चला सके। कंक्लूजन देख लेते हैं, कंक्लूजन में हमारे पास क्या आता है कंक्लूजन में हमारे पास आ जाता है ग्लोबल ट्रेड डिपेंड्स ऑन स्पेशलाइजेशन एंड कोऑपरेशन। जो ग्लोबल ट्रेड है ना वो डिपेंड करती है स्पेशलाइजेशन के ऊपर और कोऑपरेशंस के ऊपर। अगर ये दोनों अच्छी होंगी तो जो ग्लोबल ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर चल सकेगा। बैरियर्स जो इंक्लूड होते हैं वो टैरिफ होते हैं मीन्स की जो टैक्स होते हैं, पॉलिटिकल के बैरियर्स हो जाते हैं, कल्चरल गैप्स हो जाते हैं, जिनकी वजह से जो यहाँ पर कल्चरल गैप्स है ना ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से तो काफ़ी दफ़ा रुकावटें बनी हैं। थर्ड नंबर पास हमारे पास आ जाता है डिजिटल टूल्स एंड सस्टेनेबिलिटी इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस मीन्स के जो डिजिटल टूल्स होते हैं, सस्टेनेबिलिटी होते हैं, वो फ्यूचर में पाकिस्तान को ना वो क्या करती हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए चाहिए होती हैं, एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए चाहिए होते हैं, जो एथिकल एमएनसी अटैक्स होती हैं, उनको करने के लिए भी यहाँ पर इनको चाहिए होती हैं, टूल्स होती हैं सस्टेनेबिलिटी वाले। ईमेल नंबर प्रोवाइड किया गया है, जो चीज़ समझ नहीं आती आप लोग यहाँ पर आकर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। टू द पॉइंट मैंने यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि आप लोगों का जो दिमाग है उसके अंदर अच्छे तरीके से बैठ सके। कोई चीज़ फिर भी समझ नहीं आती तो आप लोग मेरी आईडी में आकर डायरेक्ट मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं।
इसके अलावा चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, बेल नोटिफ़िकेशन लाज़मी ऑन कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाला लेक्चर आप लोगों तक पहले पहले पहुँचा सके। और इसके अलावा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।